नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है आपका 9वां जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कि जंतुओं में जनन, इस चैप्टर के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है, जनन की विधियां कौन कौन सी है और जनन क्यों आवश्यक है। जनन क्या होता है? हर जीव जंतु अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं ताकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जाति है जो चलती रहे और उनकी जाति का जो अस्तित्व है वो क्या हो, बना रहे। तो इसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और जनन की विधियां कितनी हैं? 2 हैं। जनन की विधियां कितनी हैं? 2 ही जनन की विधियां हैं। एक है लैंगिक जनन और दूसरी है अलैंगिक जनन। देखो, इस चैप्टर को अपनी शुरू करते हैं। जनन क्या है? जो सभी प्रकार के जीव हैं वो अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि पृथ्वी पर उनकी जाति का अस्तित्व बना रहे। यदि कोई भी जाति या कोई भी जीव अपने संतान की उत्पत्ति करना बंद कर देता है तो धीरे धीरे उनकी जो जाति का अस्तित्व है वो संसार पर नहीं रहता। आपने रेड डाटा बुक का नाम सुना होगा। उस बुक में क्या होता है, ऐसी जातियों के नाम हैं, ऐसे जीव जंतुओं के नाम, पेड़ पौधों के नाम हैं जिनकी जाति लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने वाली है। तो इस प्रकार यदि जनन की प्रक्रिया नहीं अपनाते तो उनकी जाति का अस्तित्व क्या होता है, फिर खतरे में होता है। तो इसीलिए क्या जनन किसे कहते हैं? कि जो सभी प्रकार के जीव हैं अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं ताकि पृथ्वी पर उस प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। जनन, इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जीवों के लिए जनन का विशेष महत्व है क्योंकि इसी क्रिया के द्वारा जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रह सकती है। तभी बनी रह सकती है पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता यदि वो कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं। नहीं तो उनकी जाति का अस्तित्व क्या होता है? खतरे में होता है। देखो, जनन की विधियां, जीवों में जनन की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। एक है लैंगिक जनन और दूसरी है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत नर व मादा दोनों ही भाग लेते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिस जनन प्रक्रिया में नर व मादा दोनों ही भाग लेते हैं उसे कहते हैं लैंगिक जनन। और जिस प्रक्रिया में नर या मादा में से एक ही भाग लेता है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में किसी प्रजाति के नर और मादा किसी भी प्रजाति के हो, चाहे नर व मादा दोनों ही भाग लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर व मादा जनन अंग होते हैं। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में भी नर व मादा जनन अंग होते हैं। किसी भी प्रजाति, इसने लिखा है ना, लैंगिक जनन किसी भी प्रजाति में हो सकता है, पौधों में, जीव जंतुओं में, दोनों में हो सकता है। लेकिन चाहे वो पौधों में हो चाहे जीव जंतुओं में हो, दोनों में ही नर व मादा दोनों ही भाग लेते हैं। तो उसी जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जंतुओं में भी, पौधों में भी नर व मादा जनन अंग होते हैं और जंतुओं में भी नर व मादा जनन अंग होते हैं। जनन अंग युग्मक का निर्माण करते हैं। जनन अंग युग्मक का निर्माण करते हैं जिससे युग्मनज बनता है जो एकल कोशिका होती है और वहीं से किसी भी प्रजाति का जो जनन है वो स्टार्ट होता है। तो लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों ही क्या है? भाग लेते हैं। नर व मादा आपस में संलयन होकर क्या करते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज विकसित होकर क्या करता है? फिर एक नया जीव बनाता है। किसी भी प्रजाति में लैंगिक जनन हो, उसी प्रजाति में नर व मादा दोनों ही क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। चाहे पौधों में हो चाहे जीव जंतुओं में हो, नर व मादा दोनों संलयन होकर युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज ही बड़ा एक नया विकसित होकर क्या करता है? एक नया जीव बनता है। और इसी प्रकार का जनन जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन होता है, जिससे कोई भी जनन है, चाहे पौधों का चाहे जीव जंतुओं का, जिसमें नर व मादा दोनों के युग्मक का संलयन होता है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। या वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। अपने मानव
जनन तंत्र के बारे में देखते हैं। मानव जनन तंत्र, मानव नर जनन अंग। मानव जनन तंत्र में मानव नर जनन अंग भी है और मानव मादा जनन अंग भी है। तो पहले अपने मानव नर जनन अंग के बारे में देखेंगे कि नर जनन तंत्र में जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी शुक्राणु और एक लिंग। 3 अंग होते हैं मानव नर जनन अंग में। जो वृषण है ये क्या है, नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिन्हें क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। जो वृषण है ये लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करता है और शुक्राणु क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, एक सिर, एक पूंछ और एक मध्य भाग होता है। और वास्तव में जो शुक्राणु है ये क्या है, एकल कोशिका है। वास्तव में शुक्राणु क्या है, एकल कोशिका है। जो वास्तव में शुक्राणु है ये क्या है, एकल कोशिका होती है। ये देखो, शुक्राणु में एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक क्या होती है, पूंछ होती है। इसके बाद देखो मानव मादा जनन अंग। मानव, इसके बारे में देखो, ये भी क्या होते हैं, 3 ही होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक क्या होता है, गर्भाशय होता है। ये इसका डायग्राम है कि एक जोड़ी अंडाशय, एक अंडाशय इधर है जैसे एक इधर है, एक जोड़ी ही ये अंडवाहिनियाँ होती है और एक क्या होता है, गर्भाशय होता है। जो अंडाशय है ये मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय से एक विकसित जो अंडाणु है उसका निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। और गर्भाशय का वह भाग है गर्भाशय जिसमें शिशु का विकास होता है। और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका है। अंडाणु एकल कोशिका है और शुक्राणु भी क्या है, एकल कोशिका है। ये है भाग। अंडाणु कैसे होता है, एक कोशिका की तरह होता है, गोल संरचना होती है और इसके मध्य में केंद्रक भी पाया जाता है। अंडाशय के मध्य में केंद्रक भी पाया जाता है। इसके बाद देखो निषेचन। जो जनन प्रक्रम का जो पहला चरण है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। जनन प्रक्रम का जो पहला है चरण, उसके अंतर्गत शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है और इनमें से जो एक शुक्राणु है अंडाणु के साथ क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। और यही संलयन को क्या कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के आपस में संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जनन प्रक्रम का जो पहला चरण है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। और संलयन में जब बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें से जो एक शुक्राणु है वो अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है और इन दोनों के संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये देखो, ऐसे अंडाणु है, इधर से शुक्राणु आते हैं, कई सारे आते हैं, तो उनमें से कोई भी जैसे एक शुक्राणु इसके साथ मिल जाता है, संलयित हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज बनने के बाद ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो निषेचन किसे कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद दोनों संलयित होकर एक हो जाते हैं और फिर युग्मनज का निर्माण होता है और इसी युग्मनज से फिर एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये देखो, दोनों संलयित हो जाते हैं। पहले आपने जो देखा था उसमें तो देखो किस रूप में थे, वो अलग अलग थे। 20 के अंतर्गत वो आ रहा है अभी शुक्राणु, फिर वो मिलकर क्या हो रहे हैं, देखो एक हो जाते हैं। ये दोनों संलयित होकर क्या हो गए, एक हो जाए, युग्मनज बन गया और फिर ये धीरे धीरे एक जीव का रूप धारण कर लेता है। तो आगे का जो पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। इस पार्ट के अंतर्गत आपने क्या देखा कि जनन क्या है। जनन क्या है, किसी भी जीव की अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वे क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन की विधियां देखिए अपने 2 हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है, चाहे नर ले चाहे मादा ले। और फिर अपने देखे मानव के नर के जो जनन अंग है और मानव मादा के जनन अंग है
और शुक्राणु भी एकल कोशिका है, अंडाणु भी एकल कोशिका है, दोनों का संलयन होता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। संलयित होकर वो दोनों एक हो जाते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं और यही युग्मनज बड़ा होकर एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो आगे का जो पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।